है एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में। तो हमारे साथ हैं जतिन। तो आप इन्हें जानते होंगे, चीजी कोड जो है इनका चैनल है, वहां पर वीडियोस अपलोड करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट में किस तरीके से आप पूरा एक रोड मैप हम दे रहे होंगे इस वीडियो के थ्रू, कि अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या स्किल सीखना चाहिए। जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जावा से स्टार्ट करें या फिर कॉटलिन से स्टार्ट करें, तो इस वीडियो में यार पूरा अच्छे तरीके से आपको बता रहे होंगे कि अगर आप जावा से करते हो तो क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है, अगर आप कॉटलिन से कर रहे हो तो क्या बेनिफिट है और डिसएडवांटेज है। जतिन जी ने बहुत ज्यादा इंटरव्यू लिए हुए हैं, तो आप उनको बहुत एक्सपीरियंस है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। तो किस तरीके के कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं वो भी जतिन जी हमें बता रहे होंगे। चलो इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सो ओवर टू यू जतिन जी, आप अपना इंट्रो दीजिए प्लीज। So hi everyone, as you all know, I have a channel by the name Cheesy Code. So मेरा नाम जतिन है और मैं काफ़ी सालों से एंड्रॉइड डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। जावा से लेके कॉटलिन गेम डेवलपमेंट भी किया हुआ है। तो यही इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। करंटली मेरे को 11 ईयर्स हो गए हैं आईटी में काम करते हुए। तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, बैकएंड पे भी काम किया है, फ्रंट एंड पे भी काम किया है, एंड्रॉइड, रिएक्ट नेटिव, इन सब पे काम किया है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सही। तो मतलब जितनी आपको बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, लाइक 11+ ईयर एक्सपीरियंस, और आपने सारी टेक्नोलॉजी पे वर्क किया हुआ है, लाइक एंड्रॉइड नेटिव पे, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे, हाइब्रिड पे, सब पे, है ना। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यूट्यूब पे भी आप देख रहे होगे, क्या एक दिन के अंदर कोई भी एंड्रॉइड डेवलपर बन सकता है? यार ये तो वही वाली बात हो गई कि एक दिन में बॉडी बना सकते हो क्या, एक दिन में फिट हो सकते हो क्या? तो आंसर हमेशा नहीं होगा। या किसी को मैं बोलूं कि एक दिन में गिटार सीखना है तो हाँ, नहीं सीख सकते। तो सेम प्रोग्रामिंग के लिए भी है। प्रोग्रामिंग करते करते ही आती है, चाहे आप 3 महीने लगाओ, 6 महीने लगाओ, एटलीस्ट 6 मंथ्स तो आपको चाहिए ही है एक ऐसे लेवल पे आने के लिए जब आपको कोई प्रॉब्लम मिले तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स तो लगानी ही चाहिए अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखनी है। अगर आपको सिर्फ काम चलाओ सीखनी है तो एक आधा वीडियो ट्यूटोरियल देख लिया, वो भी 10 घंटे का एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ। उसके बाद आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। तो आप देख रहे हो, ये जो एक दिन का है ना, एक दिन या 5 मिनट के अंदर बहुत से लोग बना देते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो ये सब भ्रम है। एक दिन के अंदर आप जिम के अंदर बॉडी नहीं बना सकते। सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल यही है। तो जतिन जी बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ चाहिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो। तो अगर आप 6 मंथ भी नहीं देना चाहते तो आप लाइक 10+ आवर्स का, घंटे का, अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट का वीडियो देखते हो तब आप एटलीस्ट प्रोग्राम मिनिमम जो है ना, प्रोग्राम लिखने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है जतिन जी, बहुत सही। अब बात करते हैं कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट किस तरीके से अपन को स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ पर मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है कि जावा, बहुत लोग बोलते हैं कि जावा से स्टार्ट करो, फिर बहुत लोग बोलते हैं कि कॉटलिन से स्टार्ट करो। तो इसका क्या सटीक आंसर रहेगा आप? अ, अगर आपको मतलब मैं पहले भी मैं भी अपने चैनल पे इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपको जावा करनी चाहिए या कॉटलिन करनी चाहिए। मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है आपको तो जावा करनी चाहिए, कॉटलिन सीखनी चाहिए। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग का कुछ एक्सपीरियंस है, मतलब आपको फॉर लूप लगाने आते हैं, लूप्स लगाने आते हैं, इफ कंडीशन लगानी आती है, एरेस पे काम किया हुआ है, मतलब आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आती है, तो आप सीधा कॉटलिन शुरू करो। कॉटलिन से ही आप बेसिक्स उसके शुरू करो, उसके बाद सीधा एंड्रॉइड पे जंप कर जाओ। तो ये सबसे सही तरीका है जिनको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आती है। थोड़ी सी प्रोग्रामिंग में मैंने बता दिया कि आपको एफ आना चाहिए, फॉर लूप्स आने चाहिए, एरे, फंक्शंस, इन सब के बारे में अगर आपको पता है तो आप कॉटलिन सीखो और काम करना शुरू कर दो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है प्रोग्रामिंग में, कुछ भी आज तक आपने छुई भी नहीं है, कंप्यूटर में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तक नहीं लिखा है, तो आपको जावा सीखनी चाहिए। जावा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो। ये नहीं बोलूंगा कि जावा की डेप्थ तक जाना है आपको, उसमें भी यही सब चीजें सीख लो। जब आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाए तो आप कॉटलिन सीखना शुरू करो। कॉटलिन के बाद आप सीधा एंड्रॉइड पे काम कर सकते हो। तो एंड्रॉइड आज की तारीख में अगर आपको काम करना है तो आपको कॉटलिन आनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो कॉटलिन के थ्रू ही डेवलप हो रही हैं। जावा जो है वो आउटडेटेड हो चुका है एंड्रॉइड के केस में। मतलब एंड्रॉइड जो है आपको कॉटलिन फर्स्ट हो चुका है, उसके लिए आपको एंड्रॉइड कॉटलिन ही आनी चाहिए। तो मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जावा में इसको कन्वर्ट कर दो, जावा में कर दो। अरे ठीक है, मतलब मुझे मालूम है कि आपको जावा ही आती है, बट अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर पाओगे। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट में आज से 3-4 साल पहले लोग जेक्वेरी पे ही काम कर रहे थे। उन्हें सिर्फ जेक्वेरी आती थी और उसी पे काम कर रहे थे, उन्हें हर चीज जेक्वेरी पे लगा रहे थे। फ्री फ्रेमवर्क्स आ गए तो लोग फ्रेमवर्क की तरफ जंप कर गए। तो आपको हर टेक्नोलॉजी में हमेशा अपग्रेड करते रहना अगर आपको टेक्नोलॉजी में रहना है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में नहीं रहना, अपनी ही चलानी है तो चलाते रहो, जावा ही कर लो। बट उसको उसके बेसिस उस पर पंगा ये होगा कि आपको उतनी लाइब्रेरीज नहीं मिलेंगी। अब एंड्रॉइड के जितने भी नए कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो आपको कॉटलिन पे ही मिलेंगे। तो इट्स बेटर कि आप कॉटलिन स्टार्ट करो, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीख लो, जावा आती है जावा सीख लो,
नहीं आती, सी प्लस प्लस भी आती है, यानी आपको थोड़े से लॉजिक आते हैं, आप कॉटलिन स्टार्ट कर सकते हो, कॉटलिन पे काम करो, आगे बढ़ जाओ। तो गाइस देख रहे हो कितने बढ़िया तरीके से जतिन जी ने यहाँ पर हम लोग को गाइड किया। अगर आप थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग नॉलेज का आपको आइडिया है तो आप कॉटलिन से ही डायरेक्ट एंड्रॉइड डेवलपमेंट को स्टार्ट करो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं है, प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता, तो फिर आपको जावा सजेस्ट किया जाता है कि जावा को कोर जावा जिसको बोलते हैं कि ऊपर ऊपर से आप प्रोग्राम जो बना सकते हो उसे लर्न करो, देन उसके बाद कॉटलिन में आओ, फिर कॉटलिन में आने के बाद एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखो। सो जतिन जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि नेटिव और हाइब्रिड इन दोनों में क्या मार्केट में रहता है सिचुएशन, बिकॉज ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है कि नेटिव सीखें या फिर हाइब्रिड सीखें। आप जानते हैं फ्लटर आ चुका है, रिएक्ट नेटिव आ चुका है, तो इसके बारे में बताएं। तो यार दोनों ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। इस समय जो डिमांड है वो दोनों ही आनी चाहिए। Okay. अब कोई बोलता है, मैं वैसा वाला बंदा नहीं हूँ कि मेरे को बोला कि भैया मैं बहुत कट्टर एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को कुछ भी करवा लो, मैं कर लूंगा। अगर मेरे को लग रहा है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटी है तो जंप कर जाओ, सीखने को ही मिलेगा कुछ ना कुछ। मे बी आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिल जाए जो आप एंड्रॉइड में लगा सको, सही बात। या एंड्रॉइड की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप रिएक्ट नेटिव पे लगा सको या फ्लटर पे लगा सको। तो दोनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर आपको मेरे से सजेशन चाहिए तो एंड्रॉइड नेटिव पे रहो, वो हमेशा चलता ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। चाहे आप iOS की बात करो, चाहे आप एंड्रॉइड की बात करो, अगर उनके नेटिव आपको आते हैं तो आप कहीं नहीं जाने वाले। आपका कम से कम 10-12 साल आराम से निकल जाएंगे। और फ्लटर की जैसी बात रही, तो फ्लटर अभी 2017 से शुरू हुआ है, बिल्कुल। काफी अच्छी कम्युनिटी है, काफी सारा काम हो चुका है उस पर। तो अगर ट्रांजेक्शनल ऐप्स हैं, ट्रांजेक्शनल ऐप से मतलब ये है कि जैसे ई कॉमर्स हो गई आपकी, या जिसमें लेना देना करना है, या अपॉइंटमेंट्स वाली ऐप हो गई, जिसमें ग्रोसरी वाली ऐप हो गई, तो इस तरीके की जो ऐप्स अगर आपको बनानी है जिसमें हाँ, जिसमें एंड्रॉइड के नेटिव फीचर्स बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं, तो आप उनके लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो इजिली। उसमें एडवांटेज है, उसमें मेरी नज़र में एडवांटेज लगता है मुझे कि आपने एक बार बनाई है और वो दोनों प्लेटफॉर्म पे चल जाएगी। तो उसमें जिन बंदों को थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना है और दोनों प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना है तो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, अगर ट्रांजैक्शनल ऐप्स है तो। अगर आपके नेटिव फीचर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपका कैमरा, एक्सेलेरोमीटर आप यूज कर रहे हो, या मैप्स का बहुत अच्छा इंटीग्रेशन किया हुआ है आपने, तो उसके लिए आपको नेटिव पे ही जाना पड़ेगा। या तो आप नेटिव के फीचर्स लिखवाओ और उसको फ्लटर पे इंटीग्रेट करवाओ, तो उसके लिए आपको बंदे चाहिए जो कि दोनों चीजें जानते हो, iOS भी जानते हो और एंड्रॉइड भी जानते हो, तभी आप उसको फ्लटर पे इंटीग्रेट करा पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो नेटिव ही आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बंदे हायर करने ही पड़ेंगे दोनों चीजों के लिए। तो सिंपल सा फंडा है मेरा, तो नेटिव के बहुत ज्यादा फीचर्स यूज है तो नेटिव पे ही रहना है, और अगर सिंपल ट्रांजेक्शनल ऐप्स हैं तो फ्लटर पे जा सकते हैं, इजीली काम कर पाओगे। फ्लटर ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। आपने जीपे को यूज किया हुआ है, जीपे पूरी फ्लटर पे लिखी हुई है। तो मेरा ये सजेशन है कि दोनों ही सीख लो, कोई इशू नहीं है। सीखने के लिए आए हो आईटी में, अगर सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आप आईटी में अपने आप को अपडेट नहीं करते जाओगे तो फिर आप भी एक कह सकते हो कि बेकार चीज की तरह कोने में पड़ जाओगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। सो जतिन जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आप किस तरीके से एक एंड्रॉइड डेवलपर का इंटरव्यू लेते हो, आप कौन से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो ज्यादातर, जिसमें आप लाइक अगर कोई बंदा आया हुआ है, कोई भी एक कैंडिडेट आया हुआ है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? अगर वो एंड्रॉइड डेवलपर की पोजीशन पे लिए आया होगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो इसमें ना आजकल क्या होता है कि जनरली हायरिंग ऐसे होती है एंड्रॉइड की, एक टेक होम प्रॉब्लम दे दी जाती है कि लो भैया ये प्रॉब्लम है, इसको आप बना के लाओ, एक हफ्ते बाद कनेक्ट करेंगे, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उस पर डिस्कशन करेंगे। जनरली आजकल इंटरव्यू का जो प्रोसेस हो गया एंड्रॉइड को रिलेटेड, तो वो ऐसे ही होता है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की, दूसरी कंपनीज में क्या हो रहा है, बट जनरली जो होता है कि आपको एक ऐप का एक आइडिया दे दिया जाता है कि इस तरीके की आपको एक ऐप बनानी है। वो जब आती है उसको बना के लाता है बंदा, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब उस पर ये डिस्कशन होता है कि उसने ये लाइब्रेरी क्यों यूज करी, दूसरी लाइब्रेरी क्यों यूज नहीं करी, ये लाइब्रेरी काम कैसे करती है। मतलब एटलीस्ट उसे आइडिया होना चाहिए कि उसने ये चीज लगाई है तो क्यों लगाई है, या रेट्रोफिट का उसने यूज किया तो उसके साथ जीसन ही क्यों लगाई है, मोशी क्यों नहीं लगाई। या उसको पता होना चाहिए कि एनोटेशंस का क्या मतलब है, या डैगर उसने लगाया तो डैगर के एनोटेशंस के बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है उसे मालूम होना चाहिए। तो जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उसी के अराउंड पूछते हैं। सिक्योरिटी के क्वेश्चंस होते हैं, सर्टिफिकेट पिनिंग के बारे में क्वेश्चन होते हैं, बाकी थोड़ा सर्वर साइड का भी पूछ लेते हैं, HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्सेज के बारे में, हेडर्स के बारे में पता है कि नहीं बंदे को, HTTP HTTPS के बीच में क्या फर्क है। तो इस तरीके के कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं वो लोग अपनी एंड्रॉइड ऐप्स के अंदर, टोकन्स का यूज हो रहा है कि नहीं, तो ये सब चीजें जनरली एक पूछी जाती हैं जब भी, मतलब हम ये डिपेंड भी करता है कि आप किस तरीके की ऐप के लिए उनको हायर कर रहे हो। अगर आप कैमरा रिलेटेड ऐप की कोई ऐप है उसके लिए हायर कर रहे हो आप,
तो आप जनरली चाहोगे कि भैया बंदे को थोड़ा सा कैमरा का आइडिया हो, सही बात। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। या अगर आप म्यूजिक प्लेयर की ऐप बनाना चाह रहे हो तो उसको अगर उसका एक्सपीरियंस होगा म्यूजिक प्लेयर वाली चीज़ों पे, तो उसके लिए ईजी हो जाएगा। तो सेम चीज़ होती है, आप किस चीज़ के लिए हायर कर रहे हो, जो भी चीज़ होगी उसी के बेसिस पे आप इंटरव्यू लोगे। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि अगर आपको उस बंदे को कैमरा नहीं आता तो उसको हायर नहीं करना चाहिए। अगर उसके बेसिक बढ़िया है, उसकी फाउंडेशन अच्छी है, उसको एंड्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स मालूम है कि वो 4 चीज़ें होती हैं, हर बारी 4 चीज़ें ज़रूर पूछनी चाहिए किसी से भी। बिल्कुल। हाँ, एक्टिविटीज़ फ्रैगमेंट्स के बारे में पूछना चाहिए, सर्विसेज़ के बारे में पूछना चाहिए, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स के बारे में पूछना चाहिए। कंटेंट तो कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, ऑल्दो कंटेंट प्रोवाइडर अब इतने ज़्यादा यूज़ होते नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया भी होगा तो ठीक है। मतलब 3 चीज़ें आनी चाहिए वो अच्छे से, बाकी जो चौथा वाला कंटेंट प्रोवाइडर है वो काम कर जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉमन। तो अब सर्विसेज भी अब जनरली बैकएंड ले लिया उन्होंने भी, वर्क मैनेजर का ही यूज़ करते हैं सब लोग। तो जो भी चीज़ होती है वो वर्क मैनेजर के थ्रू ही करते हैं। अब बारीकियां नहीं पूछी जाती, मतलब एंड्रॉइड में ना कभी भी बारीकियां नहीं पूछी जाती कि हाँ ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आप उसका सिंटेक्स नहीं पूछोगे उससे। उसने अगर कॉन्सेप्ट बता दिया तो आपको समझ में आ गया हाँ उसको थोड़ा सा मालूम है, वो काम कर पाएगा। आपको बस ये देखना है कि वो काम कर पाएगा आपके साथ। अगर वो काम कर पाएगा, उसका एटीट्यूड अच्छा है, लर्न कर पाएगा, तो वो हायर कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा तरीका रहता है। बहुत सही, बहुत सही। तो गाइस आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जतिन जी ने क्वेश्चंस भी बताए, अगर हो सके इसको तो आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे भी एक्सपीरियंस है ना, यही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपनीज में भी एज ए एंड्रॉइड डेवलपर, अगर आप अप्लाई करोगे तो। सो जतिन जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता हूँ मैं कि अगर एक एंड्रॉइड डेवलपर है, लाइक अभी उसने बीसीए किया है या बीएससी किया है या बीई या बीटेक, वो फ्रेशर ग्रेजुएट है, उसको एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्किल आती है अच्छे तरीके से, अगर वो मार्केट में अप्लाई करता है तो उसको क्या सैलरी मिलने के चांसेस हैं? ये सैलरी तो डिपेंड करता है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका स्किल कितना है। एक्सपीरियंस से मतलब मेरा वो नहीं है कि उसका ये नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, स्किल कितना है उसके पास, उसने कितनी ऐप्स बनाई है, उसके पोर्टफोलियो में कितनी ऐप्स हैं। तो अगर कोई सपोज फ्रेशर होता है, फ्रेशर आता है बंदा और वो कहता है कि भैया मैंने 4 ऐप्स बनाई है, मैं उससे सवाल पूछूंगा 4 ऐप्स के क्या क्या तूने क्या किया है, इसमें क्या चीज लगाई है, क्यों लगाई है। अगर वो उन सब का जवाब दे पाता है तो मेरी कोशिश रहेगी कि भैया उसको बढ़िया से बढ़िया पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पास स्किल है। अब अगर वो 3 साल वाले बंदे का काम कर पा रहा है, अभी वो फ्रेशर है, तो उसको मिलनी चाहिए सैलरी। तो ऐसा कोई नंबर तो मैं कोट नहीं कर पाऊंगा कि हाँ भाई ये नंबर होना चाहिए सैलरी। तो सैलरी तो कंपनी पे भी डिपेंड करती है, अब उस कंपनी किस ग्रेड की है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मतलब मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग 10,000 पे भी काम कर रहे हैं, एंड्रॉइड डेवलपर्स 5,000 पे भी काम कर रहे हैं, वो महीने के इंटर्नशिप के लिए उनको हायर करते हैं, 3 महीने उनको 5-5 हजार ही मिल रहे होते हैं। अभी भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। अब यूट्यूब पे तो बहुत फेंका हुआ है लोगों ने कि 1 करोड़ 50 लाख के पैकेजेस मिल रहे हैं, 40 लाख के पैकेजेस मिल रहे हैं फ्रेशर्स को। इतने अगर रियल लाइफ की बात करूं तो नहीं मिल रहे, बहुत क्रीमी लेयर होंगे। जैसे अब मैं जनरल जनता की बात करूं तो आईआईटी में से 5,000 बंदे ही जा रहे हैं, बाकी सारे नॉर्मल ही हैं। हाँ बिल्कुल। उसमें से फिर वो एनआईटी वाले छट जाएंगे। तो सेम आईटी की नौकरियों में भी यही हो रहा है कि कुछ जो है क्रीमी बंदे हैं वो ऊपर छट जाते हैं, वो उनको मिल रहे होंगे 40-50 लाख रुपए। फ्रेशर लेवल पे तो मुश्किल ही है, 40-50 लाख का फ्रेशर को भी इतना ज्यादा नहीं मिलता, वो उनके टेक होम पे 1 लाख ही मिलता है। तो सेम इस चीज में मैं यही कहूंगा कि 10,000 भी मिल सकती है, 20,000 भी मिल सकती है, बट ट्राई करो, अच्छी से अच्छी कंपनी में ट्राई करो। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप कोई भी नौकरी पकड़ लो, चाहे वो 20,000 दे रही हो, आपको 25,000 दे रही हो, नौकरी पकड़ लो, तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहना चाहिए, पढ़ते रहो, जैसी अपॉर्चुनिटी मिले नेक्स्ट अप्लाई करो वहां पे और दूसरी नौकरी पे जम कर जाओ। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके की, मेरे को नौकरी मिल रही है, मैं पिक करूं कि नहीं, या मैं डीएसए सीखने लग गया हूँ। अब मैं एज अ फ्रेशर आजकल डीएसए का बहुत हुआ है, वो डीएसए भी सीख रहा है बंदा, एंड्रॉइड भी सीख रहा है, और वो सोच रहा है अब क्या करूं। तो अगर मेरे चैनल पे एक पॉडकास्ट है श्रेयस पाटिल का, अगर आपने सुना हो तो, उस बंदे ने कुछ भी नहीं, उसने कहा मैंने डीएसए छुआ तक नहीं है, मेरे को समझ में ही नहीं आता डीएसए। उसने कहा मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया, अच्छा सा एक पोर्टफोलियो बनाया, उसको गिटहब पे पब्लिश किया, ट्विटर पे अपनी फॉलोइंग बनाई, वहां पे अपना डेली पोस्ट करता था वो कि मैंने ये किया ये किया। एक दिन उसको इंटर्नशिप का ऑफर आया, इंटर्नशिप मिल गई, थोड़े दिन इंटर्नशिप करी। अब उसका एंड्रॉइड का स्किल इतना अच्छा था, बंदों ने उसे खुद से बुलाया कि आ जाओ पेटीएम में इंटरव्यू करवा लो। पेटीएम में इंटरव्यू हुआ, पेटीएम में सिलेक्ट हो गया। तो स्किल होना चाहिए बंदे के पास। पैसे तो आते रहेंगे यार, पैसे आ ही जाएंगे, पैसे कहीं नहीं जाने वाले, पैसे आ जाएंगे। सैलरी की टेंशन मत लो, अगर बस पहली नौकरी पकड़ लो, आपका एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो जाएगा। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल गई गुजरी कंपनी में चले जाओ, बट अगर आपको 20-25 हजार रुपए मिल रहे हैं तो स्टार्ट कर लो। आज की तारीख में 25 हजार रुपए अगर एज अ फ्रेशर मिल रहा है तो अच्छी है सैलरी, स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद कोई और अपॉर्चुनिटी मिले जम कर जाओ। बहुत सही, बहुत सही। सो जतिन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज करो कि अगर मेरे को अपना प्रोडक्ट बनाना है और उसे मार्केट में लॉन्च करना है, प्रोडक्ट मींस एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना हो,
तो मैं किस तरीके से उसे बना सकता हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा इस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड है, मैं बनाऊँ तो सक्सेस होगा या नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट आप भी जानते हो करने के मतलब ऐसा सोचते हैं, तो उनके बारे में बताएं। तो इसके लिए ना मेरे दो जवाब होंगे। पहला जवाब ये है कि एक तरीका ये है कि आप ट्विटर पे जाके पब्लिश कर दो कि मैं ये एक ऐप बना रहा हूँ, हाँ उस पर रिस्पॉन्स देखो लोगों का कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सपोज बिल्कुल नया आइडिया, ऑल्दो वो होगा नहीं नया आइडिया, ऑलरेडी हाँ सबने सब कुछ बना रखा है। तो सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपको एकदम नया आइडिया, यूनिक हाँ आइडिया है, आप बिल्कुल। वो करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप ट्विटर पे पोस्ट करना शुरू करो, ट्विटर पे उसके बारे में बात करना शुरू करो, या रेडिट पे जाके उसके बारे में बात करना शुरू करो, देखो कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो उस पर काम कंटिन्यू करो, उस पर काम ऐसे कंटिन्यू करो कि ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी ऐप एक ही दिन में बनानी है, पूरी ऐप को एक साथ जितने भी फीचर्स हैं वो मुझे फर्स्ट रिलीज में ही लाइव करने हैं, ऐसा नहीं करना है आपने। जो आपने सजेस्ट किया ना कि मैं ये बनाने वाला हूँ, उसका जो कोर पार्ट है वो इम्प्लीमेंट करो और उसको लाइव कर दो, उस पर रिस्पॉन्स देखो, प्ले स्टोर पे कितने डाउनलोड्स आ रहे हैं, डेली कितने डाउनलोड्स आ रहे हैं, डेली यूजर कितने एक्टिव रह रहे हैं। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसके ऊपर आपको काम करना है या नहीं करना। अब जनरली क्या होता है, लोग जो होते हैं ना वो इतने सारे फीचर सेलेक्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट रिलीज के अंदर ही मुझे 100 फीचर्स लाइव करने हैं, वो लाइव ही नहीं हो पाएंगे, बंदे डिस्करेज हो जाएंगे, वो लाइव नहीं होंगे कभी भी। तो सजेशन ये रहेगा कि पहले थोड़ी सी ऑडियंस बनाओ, उस पर देखो उस पर आपकी ऐप काम कर रही है कि नहीं, कोर फीचर्स इंप्लीमेंट करो, कोर फीचर्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे, उसके बाद आप काम कर पाओगे, उसके बाद आप जज कर पाओगे कि भैया मुझे आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपको लगा कि भैया जैसी मैं ऐप बना रहा हूँ ऐसी और भी ऐप्स मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, उसमें कमियां ढूंढो। 10 सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कोई बंदे, तो इसकी बहुत सारी ऐप्स हैं, ठीक है। अब अपने ने देखा 5 ऐप्स चुन ली अपने ने, प्ले स्टोर पे जाके उनके रिव्यूज पढ़े पहले, कि जो रिव्यूज भी अपने आपको 4 स्टार वाले, वो 3 स्टार से नीचे वाले पढ़ने हैं, 3 स्टार से नीचे वाले रिव्यूज पढ़ना शुरू किया, देखा उन लोगों के क्या फीडबैक है, लोगों को क्या तकलीफें आ रही हैं या क्या पंगा आ रहा है, बेसिकली उनको ये समझने की कोशिश करा। हमने 5 ऐप्स लिए, मैंने 5 ऐप्स के यही काम किया मैंने सबके साथ, ठीक है। अब उसके फीडबैक्स पढ़े मैंने ट्विटर पे, रेडिट पे या फेसबुक पे, उन सबके जाके मैंने लोगों के फीडबैक पढ़े वहां से भी कुछ इनपुट लिए। अब मैंने खुद से ऐप्स चलाई वो वाली, उसमें से मैंने फिल्टर आउट कर लिया कि हाँ भैया ये 3-4 ऐप्स हैं, उनको फिल्टर आउट करने के बाद मैंने खुद से ऐप चलाई, मुझे लगा इसमें ये फीचर भी होना चाहिए था, ये फीचर भी होना चाहिए था, या मैं कोई जिस तरीके की ऐप बनाता तो मैं ये फीचर भी देता, उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड कर लिया इतने फीचर्स मुझे बनाने चाहिए अभी, ठीक है। अब फिर वही वाला फंड आएगा कि जो आप उनमें कमियां लग रही है ना वो पहले इंप्लीमेंट करके लाइव कर दो। बहुत सही, हाँ बिल्कुल। लाइव करने से क्या होगा, आपको रियल यूजर्स का बेनिफिट मिलेगा, वो रियल यूजर्स जो है आपको फीडबैक देंगे, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई हैं मार्केट में कि आप ट्रैक कर सकते हो कि बंदा किस जगह पे ड्रॉप कर रहा है या किस जगह पे उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे पास एनालिटिक्स होती है, एनालिटिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि हमारे पास मिक्स पैनल है, मिक्स पैनल क्या करती है, या फायरबेस के अंदर भी एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें क्या होता है कि आप हर स्क्रीन पे, हर बटन पे या हर जितने भी आपके आइटम्स हैं उन पे आप इवेंट्स लगा सकते हो, तो वो इवेंट्स आपके बैकएंड पे जाते हैं और उसके बेसिस पे आप एक रिपोर्ट निकाल सकते हो कि हाँ भैया बंदे ने यहाँ क्लिक किया था, यहाँ क्लिक किया था, उसके बाद वो यहाँ पे रुका रहा बहुत देर तक, मे बी वो वहां पे ड्रॉप कर गया, उसके बाद उसके कोई इवेंट्स नहीं आ रहे, इसका मतलब वो वहां पे ड्रॉप कर गया। तो आप एक यूजर जर्नी बना सकते हो कि हाँ भैया यहाँ तक आया बंदा, उसने यहाँ तक काम किया, उसके बाद उसको कुछ पंगा आ गया इसलिए उसने आगे नहीं गया वो। तो इस तरीके से आप फीचर्स डिसाइड करोगे, उसको क्या इंप्रूव कर सकते हो, तो इस तरीके से आप काम करो। तो सजेशन मतलब अगर इसको मैं समराइज करूं तो मैं ये बात बोलूंगा कि पहले अपनी मार्केट स्टडी कर लो कि उस फीचर के लिए, उस ऐप के लिए कोई बंदे आने वाले हैं या नहीं आने वाले। अगर आने वाले हैं तो उसका भी सिर्फ MVP लॉन्च करो। जब आपका MVP लॉन्च हो जाएगा तो आपके यूजर्स ही आपको फीडबैक देंगे। इनिशियल टाइम पे आप पैसे कमाने की मत सोचो कि भैया बंदे को एड्स ही दिखानी है अपने को। अगर 3-4 महीने बंदा रुक जाता है ना, या 6 महीने तक रुक जाता है, तो वो अपने आप चीज पैसा देने लगती है। अगर पैसा सोच के ही पैसा कमाने के लिए ही ऐप बना रहे हो तो आज की तारीख में तो नहीं चलेगी, मार्केट इतना सैचुरेटेड है कि लोग फ्री में देने को तैयार है चीजें। बिल्कुल। तो बहुत सही, यही है सजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मान के चलिए मैं एक एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, मुझे एंड्रॉइड स्किल आ गई और अब मैं अर्न करना चाहता हूँ, तो मैं मेरे लिए कौन कौन से वेज हो सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ से पैसे को अर्न कर सकता हूँ एज अ एंड्रॉइड डेवलपर? एज अ एंड्रॉइड डेवलपर आप खुद की एक ऐप लॉन्च कर सकते हो, उसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। ऐप से कैसे पैसे कमाते हैं ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर मैं जस्ट मतलब अगर कुछ पॉइंटर्स दूं तो आप ऐड से पैसा कमा सकते हो। तो एड से नहीं कमा पा रहे हो तो आपके पास उसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं आपके, जो आप सेल कर सकते हो, जैसे कि आपके कोर्सेज हो गए, PDFs हो गए, तो उसको आप सेल कर सकते हो। या आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपकी ऐप जो है वो आपको ये तरीका देती है कि इन तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो।
फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ऑल्दो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ फ्रीलांसिंग करने को। फ्रीलांसिंग करने से अच्छा थोड़े दिन रुक जाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद आप अगर फ्रीलांसिंग से आपको ये है कि आपको बस फ्रीलांसिंग ही करनी, नौकरी नहीं करनी, हाँ तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उसी में लगे रहो थोड़े दिन तक, करो, उसके बाद अपनी टीम खड़ी कर लो, बिल्कुल। अपना काम जो डेलीगेट करो। तो ये एक तरीका है, फ्रीलांसिंग से भी आप पैसे कमा सकते हो। ऐसे मैंने बहुत सारे डेवलपर्स देखे हैं जो स्टार्ट करते हैं खुद से, 18-18 घंटे काम करते हैं, कमर तोड़ते हैं अपनी, हाँ हाँ बेनिफिट नहीं है उसका, लॉन्ग रन में नुकसान दे रहा होता है, वो अभी लग रहा होता है कि पैसा मिलेगा, हाँ 4-5 साल आप कर सकते हो ये काम, बट उसके बाद आपकी सेहत पे हिट होने लगता है। तो इट्स बेटर कि क्या है कि आप 2 साल करो काम, उसके बाद बंदे हायर कर लो, उनको काम को डेलीगेट करना शुरू करो। तो आप एक अपनी छोटी सी कंपनी खोल सकते हो जिसमें 4-5 बंदे होंगे जो आपके साथ काम कर रहे होंगे। हम्म, तो इस तरीके से आप, एक तरीका है फ्रीलांसिंग का, एप्स बनाने का है। हाँ आजकल व्लॉगिंग भी चल रही है एंड्रॉइड के ऊपर, बहुत सारे मैं भी चैनल पे क्रिएट करता हूँ, ऑल्दो उससे चिल्लड़ ही आ रहे हैं, बट आप अगर अच्छे काम करोगे, अच्छे जो लोगों को चाहिए वो सर्व करोगे, तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। हम्म, तो अच्छे का मतलब ये है कि उसमें भी फ्री होता है कि आजकल स्पॉन्सरशिप्स भी आ रही हैं यूट्यूब चैनल पे, तो अच्छा खासा यूट्यूब से अच्छा खासा अर्न करते हैं लोग। तो आप, वो भी तरीका है। आप अपना एक टेक्निकल ब्लॉग लिख सकते हो, दूसरों के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हो। हम्म, तो जैसे गीक्स फॉर गीक्स है, वहाँ पे आप आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो, फ्री कोड कैंप है, वहाँ पे आप जाके अपना ट्यूटोरियल्स पोस्ट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको पैसे देती हैं आर्टिकल लिखने के लिए या वीडियो कंटेंट पब्लिश करने के लिए उनके लिए, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, मतलब एज अ डेवलपर ये, मतलब इट्स नॉट अबाउट एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ों के लिए लागू होता है कि अगर आप डेवलपर हो तो इन तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो। आप बुक्स लिख सकते हो अपनी, ट्विटर पे बुक्स पब्लिश होती हैं, gumroad.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे $2 की लोग ई बुक्स पब्लिश करते हैं। और मतलब मैंने खुद से देखा है लोगों को $10,000 कमाते हुए अच्छा पर मंथ। तो वो ओ जस्ट ई बुक्स लिखते हैं, ई हाँ बुक्स पब्लिश करते हैं, और उनकी ट्विटर पे फैन फॉलोइंग इतनी होती है कि जिस दिन उन्होंने पब्लिश किया हाँ उसी दिन उनके अच्छे खासे रेवेन्यू अर्न कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है, सही में बुक लिखने के लिए बहुत बड़ी मेहनत होती है, बुक लिखना एक बड़ा टास्क है। अगर आप एक आर्टिकल, अगर आपने आज तक नहीं लिखा है तो आप एक बार ट्राई करना, आर्टिकल लिख के ट्राई करना, उसमें कितनी मेहनत लगती है पता चल जाएगा, या वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है पता चल जाएगा। बिल्कुल तो ये सारे तरीके हैं, सब में मेहनत है, ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने, आपने 1 महीना किया, 2 महीने किया तो आपको लगेगा पैसा ही नहीं आ रहा, छोड़ो। कम से कम आपको 6 महीने या 1 साल लगाना पड़ेगा, तब जाके आप पैसे कमाना शुरू करोगे। बिल्कुल हमारी फर्स्ट अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो हमारा जब फर्स्ट डॉलर आया था वो 1 साल बाद आया था। ओहो एक साल और cheezycode.com हमने ब्लॉग लिया था अपनी खुशी के लिए कि हाँ पोस्ट करना शुरू करते हैं, हाँ बट उस समय हमारी यही था कि जो सीख रहे थे वही लिखते थे वहाँ पे। तो 1 साल निकल गया था, हमें 1 हाँ साल के बाद हमने $1 कमाया था कंटेंट के थ्रू। सिर्फ टेक्स्ट अच्छा ब्लॉग होता था उस समय पे, हाँ हाँ तो हम टेक्स्ट के थ्रू सिर्फ $1 कमाया था 1 महीने के अंदर। उसके बाद फिर हमने सोचा कि यूट्यूब भी ट्राई करते हैं, तब फिर यूट्यूब पे जम किया, तो इस तरीके से हमारी जर्नी चली है। ऑल्दो अच्छा अच्छा अभी भी इतने पैसे नहीं आ रहे हैं कि वो बोले कि भैया नौकरी छोड़ सकते हैं, नौकरी नहीं छोड़ सकते, उस वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है हमारा, बट ये एज अ साइड हसल चल रहा है। एज अ पार्ट टाइम कह सकते हैं पार्ट टाइम कह लो या साइड हसल कह लो, या बिल्कुल थोड़ा फन के लिए ही कर लेते हैं कि जो ज्ञान है उनको परोसते रहो। खुद सही का भी बात अच्छा हो रहा है, ऐसा होता है कि दूसरों को सवाल बताते रहो या दूसरों को समझाने के चक्कर में और भी सही चीजें बात सीख जाते हैं, तो बिल्कुल बताते बताते भी कुछ नई चीजें आ जाती हैं, तो वो चीज रहती है, तो बेनिफिट है उसका। अगर आप किसी को पढ़ा सकते हो तो वो भी कर सकते हो, कोचिंग का भी एक ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके पास स्किल है तो आप उसको शेयर कर सकते हो, उससे भी पैसे कमा सकते हो। हम्म, तो आजकल बहुत सारे आपने ट्विटर पे देखे होंगे कोहोर्ट्स लॉन्च होते हैं। हम्म, कोहोर्ट्स में ये होता है कि वो 20-25 बंदों का एक ग्रुप बनाते हैं, हाँ उनसे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लेते हैं, और वो स्किल शेयर करते हैं, 3 मंथ्स की क्लासेस होती हैं, वो अपना कोर्सेज सेल करते हैं उस तरीके से। तो ये भी एक तरीका है पैसे कमाने का। तो पैसा कमाने का कोई मतलब, पैसा कमाना आसान है, अगर आपके पास स्किल है तो आप पैसा कमा सकते हो। तो पहले स्किल पे फोकस करो, पैसा बाद में आ जाएगा। बहुत सही सर। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आप लोगों को मिल गया हो। अगर गाइज आप लोगों को कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है कि मेरे से मिस्टेक हो गया नहीं पूछ पाया, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। सो जतिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे ऑडियंस को आपने गाइड किया बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।